महायुद्ध के 24 दिन हो चुके हैं और इस महायुद्ध को इजराइल में 15 दिन कवर करके मैं एक बार फिर स्टूडियो से आपको खबरदार करने के लिए हाजिर हूं। खबरदार की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा यू टर्न से। डोनाल्ड ट्रंप ने आज शाम ऐलान किया कि ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को उन्होंने फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले कहा कि ईरान ने समझौता करने की इच्छा जताई। ईरान ने उनसे संपर्क किया और उनसे कहा कि वो समझौता करना चाहते हैं। सुनिए क्या कहा है। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सेना को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे थे, वो अचानक क्यों पलट गए? दुनिया मंगलवार सुबह 5 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम के खत्म होने के अंजाम से डरी हुई थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति 12 घंटे पहले ही पलट गए। सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा सरप्राइज क्यों दिया? डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अचानक 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया, उसी तरह ट्रंप ने ईरान को लेकर दी गई सबसे बड़ी धमकी पर यू टर्न ले लिया। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा, अगर ईरान ने बिना किसी धमकी के अगले 48 घंटों में हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका उसके कई पावर प्लांट्स पर हमला करके उन्हें तबाह कर देगा और इसकी शुरुआत होगी उनके सबसे बड़े प्लांट से। डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद दुनिया डर गई, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो वो पूरे पश्चिम एशिया को अंधेरे में डुबो देगा। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले ही ट्रंप ने पलटी मार दी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 2 दिनों में मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती दुश्मनी के बीच अच्छी और सार्थक बातचीत हुई है और इसी तरह की बातचीत पूरे हफ्ते चलने की उम्मीद है। ऐसे में मैंने अपने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि ईरान के पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचों पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए टाल दिया जाए, बशर्ते कि चल रही बैठकों और चर्चाओं का परिणाम सकारात्मक रहे। दुनिया में कोई ना कोई रास्ता निकालना है ना। जिस ट्रंप जिस लेवल से स्टार्ट किए थे वो भी नीचे आएंगे और जो इजराइल और ईरान मांग रहा वो भी नीचे आएगा। एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए अंजना जहां दोनों को अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी, अगर 100 नंबर चाह रहे थे तो 60 पे भरोसा करना पड़ेगा और ट्रंप साहब कहीं ना कहीं अब एक ऑनरेबल एग्जिट रूट देख रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वरना तो अगर वो आज फायर करते इनके पूरे के पूरे पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करते तो ये भी तो फिर गल्फ कंट्रीज ने कहीं प्रेशर डाला है, वो प्रेशर काम कर रहा है। तो जिस अमेरिका ने इस दुनिया को पिछले कई दशकों की सबसे बड़ी ऊर्जा संकट में डाला, उसके राष्ट्रपति का अचानक दिल बदल गया और वो बम की जगह बातचीत की बात करने लगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि ईरानी मीडिया ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सूत्र के हवाले से कहा कि ट्रंप के साथ कोई सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की चेतावनी के बाद ट्रंप पीछे हटे। ये दुनिया में इंपीरियलिज्म की टाइटैनिक डूब रही है और ये डूबती हुई टाइटैनिक की निशानी है कि जिसमें ये सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, अगले दिन सुबह दोबारा कोई और बात कहते हैं। तो इनकी बात की वैल्यू इस वक्त दुनिया में 0 से भी कम है। और एक जोक ईरान में चल रहा है, कहते हैं कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से फोन आए तो आप मत उठाइएगा, क्योंकि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहे हो मदद के लिए। तो इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप की हालत ये हो गई है कि नेटो से भीख मांग रहे हैं, नेटो वाले उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप कल तक कहते फिर रहे थे कि वो ईरान में किससे बातचीत करें, वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर उनके पूरे नेतृत्व को मार दिया है। अब वो उसी ईरान को लेकर दावा करते नहीं थकते कि ईरान उनसे बातचीत के लिए उतावला हो रहा है। फॉक्स बिजनेस से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। ये समझौता 5 दिनों के भीतर या उससे पहले भी हो सकता है। ईरान के साथ समझौते पर बातचीत रविवार को हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दूत कुशनर और विटकॉफ और ईरान की तरफ से उनके समकक्ष शामिल हुए। यकीनन देखिए, ईरान को भी बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। उसका कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, जैसे हमारे ये ईरान के जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं। तो इसीलिए चोट बहुत गहरी पड़ी है और हर रोज पड़ रही है। तो इसीलिए ईरान सामने आए, अपनी छाती ठोकता रहे, जो हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम नीचे नहीं दबेंगे, परंतु नुकसान उसको बेतहाशा हो रहा है। तो उसको अगर कोई एक मौका मिलेगा जो मैं यहां से निकल जाऊं, ये अब शांति चाहे वो टेम्पररी हो वो स्थापित हो सकती है, तो जरूर उसको दोनों हाथों से वो उसको एम्ब्रेस करेगा।
अब सवाल यह है कि ट्रंप क्यों पलटे? क्या इसकी वजह ईरान की सेना का जवाब था, जिसने जैसे को तैसा वाली धमकी दी थी? अगर उसके ऊर्जा ढांचों पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डिसैलिनेशन प्लांट्स यानी वाटर प्लांट्स को निशाना बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो कब क्या करेंगे, ये बात उनकी परछाई तक नहीं जानती। तो क्या इस बार भी ऐसा हुआ, या फिर युद्ध की आग से उनके भी हाथ झुलस रहे थे, जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने यूटर्न ले लिया? युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी चर्चा जरूर थी, लेकिन अचानक एक हमला हुआ और जो पहला दिन रहा जब खामेनेई को ही मारा गया, उसने पूरी दुनिया को एक ऐसे संकट में डाल दिया जिससे अभी तक कोई उबर नहीं पा रहा है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। अशरफ वानी लेबनान से जुड़ रहे हैं और साथ में प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, पहले ये समझाइए कि चलिए, डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न्स करते रहे हैं इस पूरे युद्ध के दौरान, उनकी तरफ से इस तरह के बयान, फिर पलट जाना, ये सारी चीजें होती रही हैं, पर क्या ये संभव है? क्योंकि वो एक तो कह रहे थे कि यहां पर बातचीत किससे करें, समझ नहीं आ रहा। अगर शांति चाहती दुनिया इसमें कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करे तो क्या यह संभव है कि बातचीत हो? देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस संकट के हाईवे पर जितना आगे निकल चुके हैं, वो बहुत लंबे समय से एक यू टर्न की तलाश कर रहे थे, और एक ऐसा यू टर्न जो उन्हें जीत की ट्रॉफी दे सके, जिसे वो अपनी जनता, अपने मागा और अमेरिका को ये दिखा सकें कि देखिए, अमेरिका के इतिहास में उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं कर पाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो जीत की ट्रॉफी अभी तक 24 दिनों के अंदर तो हासिल नहीं हुई है। बैक चैनल्स की बात बहुत लंबे समय से चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पहली बार नहीं कहा कि ईरान की तरफ से संदेश आया है, ईरान बात करना चाहता है, ईरान बात करने को बेताब है, वो समझौता करना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम इस तरीके से छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज उन्होंने एक तरीके से चौंकाने वाला बयान दिया। लेकिन आप वहां पर लंबे समय तक कवर पहले भी करती रही हैं और अभी भी कवर करके आई हैं श्वेता, आप जानती हैं कि ये जो कुछ हुआ है, ये वो नहीं है जो बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं, ये वो नहीं है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। इसे आप अगर रुका भी तो इसे आप एक अल्प विराम कहिए, क्योंकि ये संघर्ष का खात्मा नहीं है और न ही किसी तरीके का समाधान होगा। क्योंकि जिस समाधान की तलाश में, जिस मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, हुआ वही फिर जिसको लेकर अक्सर अमेरिका पे तंज किया जाता है कि तालिबान को हटा के वो तालिबान को चाबी सौंप कर आए। तो यहाँ भी वही हुआ, आयतुल्लाह अली खamenei को हटाकर वो मुज्तबा खamenei को अगर सत्ता सौंपते हुए या उनके साथ बातचीत करते हुए, समझौता करते हुए नजर आएंगे, तो ये वो समाधान नहीं है जिसे अमेरिका हासिल करना चाहे। लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात के अंदर जिस तरीके का दबाव, जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर ऊर्जा की कीमतों से लेकर महंगाई तक, उसको लेकर मुझे लगता है कि ये एक ऐसी गेंद है जिसके लिए हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम पीछे हटके उसका स्टांस लेने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन फिर भी इसका स्वागत इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि आप, हम और दुनिया के ऐसे कई तमाम देश जो हैं, भारत समेत, जो कि अनावश्यक रूप से इसका प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं। वहां महंगाई भी बढ़ रही है। जी, सही बात है। एक अनवांटेड वॉर जिसमें पूरी दुनिया को धकेल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के अनुसार वैसे पलट गए हैं। उनकी पूरी कोशिश अब ये दिखाने की है कि पहल ईरान की तरफ से की गई बातचीत की, जोर देकर वो कह रहे हैं कि ईरान ने उनसे समझौता करने की कोशिश की। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, ईरान अब परमाणु बम नहीं बनाएगा, अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो समझौता तोड़ देंगे। पहले सुनिए, फिर हम बातचीत करते हैं। अशरफ, ऐसा नहीं है कि ईरान शांति नहीं चाहता है, लेकिन ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी अगर बातचीत होगी, किसी भी तरीके से अगर युद्ध होगा, तो उसके अपने उसका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं होगा। वो कह रहा है कि पहला बार आपने किया है, लेकिन हमारे टर्म्स पे, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म्स पे आप शांति नहीं कर सकते हैं। आपको लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है इस समय जिससे बातचीत करके वाकई इस युद्ध को रोका जा सकता है? और ईरान क्या चाहेगा, ईरान के क्या टर्म्स होंगे? श्वेता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ईरान भी जिस अंदाज से पिछले 4 हफ्ते के युद्ध के दौरान जिस तरह से बहुत बुरी तरह से पिटा भी है और बहुत नुकसान भी हुआ है, जानी भी, माली भी, और साथ ही साथ जिस अंदाज से खास तौर से उसके जो खाड़ी के देशों के बीच एक तनाव की स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं ईरान के लोग भी और ईरान भी चाहता था उससे किसी तरह के निकले भले ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जिसको कहते हैं नैरेटिव जीत का, तो वो कहीं ना कहीं अब ईरान के पक्ष में दिखा, क्योंकि उन्हीं की टर्म्स में कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को आना पड़ा। लेकिन जो अभी प्रणय कह रहे थे, अगर इस पूरे युद्ध में देखा जाए तो सबसे बड़ी हार जो हुई है वो नेतन्याहू की हुई है। नेतन्याहू अब इस्राएली लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने पिछले 4 घंटे से, जब से ये स्टेटमेंट आया है, पहले सोशल ट्रुथ पे, फिर बयान आया है,
अपने हमले जो हैं काफ़ी तेज़ कर दिए हैं, पहले ईरान पर और अब यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ लेबनान पर। तो ज़ाहिर है कि क्योंकि ये पूरी सलाह और ये पूरी गेम जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने बेहतर रिश्ते जो उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यक्तिगत और पर्सनल रिश्ते उसके बाद उनको गुमराह किया था। और कहीं न कहीं अब जो एडवाइज़र्स है जो अमेरिका में नीतिकार है जैसे कि वहाँ पर जिस अंदाज़ से वो हेड ऑफ जो एक हेड ने इस्तीफ़ा भी दिया है, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने उसको समझाया कि आप एक शख्स के लिए जो है अपनी सुपरमेसी वर्ल्ड में खत्म नहीं कर सकते हो। तो ये कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसी के और दूसरी मुसीबत क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है या जो उनकी राय है उसको बेंजामिन नेतन्याहू आइसोलेट भी नहीं कर सकते। उनको उनका हर आदेश मानना पड़ेगा क्योंकि उनकी पीठ पर उन्होंने ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया था। तो ज़ाहिर है कि कहीं न कहीं जो है अब दुनिया के लिए अच्छी खबर है अगर पीस की दिशा में वाकई अमेरिका बढ़ रहा है तो जाहिर है कि मतलब इससे लाभ दुनिया में सही कह रहे हैं आप, चाहे यू टर्न हो चाहे किसके टर्म्स पर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट, ये संघर्ष अभी खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो दावा करें, लेकिन अमेरिका में बढ़ती महंगाई से उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। अमेरिका में ज्यादातर लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं। 3 हफ्ते में ही डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले हो गए। सवाल ये कि क्या अमेरिका की बढ़ती आलोचनाओं से ट्रंप को पैर पीछे खींचने पड़े। अमेरिका के रक्षा मंत्री रहे और खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व चीफ लियोन पेनेटा ने युद्ध के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। ब्रिटिश अखबार गार्डियन से बात करते हुए पेनेटा ने बताया कि ईरान युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं और इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। पेनेटा ने कहा कि कई सालों से अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों को इस बात की जानकारी थी कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को रोककर दुनिया भर में तेल की सप्लाई रोक सकता है। ये जाना पहचाना खतरा था जिसे संघर्ष के दौरान जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। तो क्या इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों को फटकारने लगे? क्योंकि वो फंस गए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना तगड़ा प्रहार करेगा और वो अकेले हॉर्मुज नहीं खुलवा पाएंगे। क्या इसी शर्मिंदगी की वजह से ट्रंप को अल्टीमेटम पर पैर पीछे खींचने पड़े, जिससे ईरान मजबूत होता दिखा? ईरान को शुरू से पता था कि अगर वो हॉर्मुज को कुछ दिनों भी बंद कर लिया गया तो दुनिया का दबाव अमेरिका पर होगा। इसलिए तनाव बढ़ने पर सबसे पहले उसने यही काम किया। लेकिन ईरान नहीं झुका और ट्रंप फंस गए। पेनेटा ने कहा कि ट्रंप को एक बहुत ही मुश्किल मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है, जो ये है कि क्या वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने की कोशिश करें और युद्ध का दायरा बढ़ाएं ताकि दबाव को खत्म कर सकें और शायद ईरान के साथ बातचीत कर सकें, या फिर क्या वो बस पीछे हट जाएं और जीत की घोषणा कर दें, भले ही हर कोई साफ तौर पर समझ जाए कि वो असफल रहे हैं। तो ट्रंप के सामने आगे खाई और पीछे कुएं वाले हालात हैं। अगर वो हॉर्मुज खुलवाने की कोशिश करते हैं तो ईरान से भयंकर जंग लड़नी होगी, और अगर नहीं करते हैं तो अमेरिकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? पेनेटा ने जोर देकर कहा कि वॉशिंगटन ने सोचा था कि इससे ईरान का नेतृत्व कमजोर होगा, लेकिन अब ये और भी ज्यादा मजबूत और स्थिर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, अब हमारे सामने एक ज्यादा मजबूत और स्थिर शासन है। सत्ता में आया नया शक्ति मुश्तबा खामनेई कहीं ज्यादा कट्टरपंथी है। नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। पेनेटा ने आगे कहा, ट्रंप अभी जिस स्थिति में है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जहां भी हैं उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और जिम्मेदार नहीं है। प्रणय, ईरान की तरफ से सीधे खंडन कर दिया गया इस बात का, और ये वाजिब भी है क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई उस समय भी बातचीत चल रही थी, जिसके बीच में अचानक ये युद्ध छिड़ गया। पहले लग रहा था कि बातचीत होती रहेगी, फिर कोई स्टेटमेंट आएगा, बहरहाल ऐसा हुआ। अब ईरान की तरफ से हम क्या सोच सकते हैं? क्या ईरान ओपन होगा बातचीत के लिए? ओपन होगा तो वो क्या चाहेगा, किससे बातचीत अमेरिकी प्रशासन करे? देखिए, आपको याद होगा श्वेता, कुछ दिनों पहले ईरान की तरफ से 3 शर्तें रखी गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि पहली बात तो यह है कि लड़ाई जब भी खत्म होगी तो इस तरह से खत्म होनी चाहिए कि आगे अगली बार ईरान पर इस तरीके का हमला न हो, क्योंकि बार बार ईरान के साथ यही हुआ है कि जब जब बातचीत की मेज पर वो आया है, समझौता करने की कोशिश की है, उसमें उसे धोखा मिला और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई। 12 दिन की लड़ाई में भी हमने यही देखा और उसके बाद अब इस संघर्ष के ऊपर भी ईरान का यही आरोप है। साथ ही वो रेपरेशन की बात कर रहे हैं, हर्जाने की बात कर रहे हैं, जो नुकसान उन्हें हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, और साथ ही वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान की जो संप्रभुता है
उसमें जो उसके अधिकार हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब ये कितना हो पाता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको कितना अकोमोडेट कर पाते हैं, इसके अंदर मध्यस्थता की भूमिका कौन निभा रहा है, उस पर भी बहुत हद तक सारी चीजें निर्भर करेंगी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें तुर्की, कतर और पाकिस्तान के जो नेता हैं कुछ, उनकी भूमिका है। बैकचैनल टॉक्स कुछ चल रहे हैं। ये तीनों ही देश जो हैं एक तरीके से ईरान के करीबी भी हैं। पाकिस्तान और तुर्की के साथ तो उसकी सीमाएं लगती हैं, और अमेरिका के साथ भी एक बैक चैनल चल रहा है ताकि रीजनल टेंशन कम हो। एक ही पुष्टि का बयान आया है, सैयद अब्बास अराक्ची ने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ समय पहले उनकी हकान फिदान, जो कि तुर्की के विदेश मंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई है और उसके अंदर रीजनल टेंशन को घटाने और जो क्षेत्रीय जो साझेदारी है उसको मजबूत करने को लेकर बातचीत हुई है। यानी एक इंडिकेशन जरूर है कि एक बैक चैनल जरूर चल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या कोई ठोस फॉर्मूला, क्या जैसे हमने देखा कि अहमद अल-शरा पहुंचे थे व्हाइट हाउस के अंदर, या जिस तरीके से डेल्सी रॉड्रिग्स को वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन किया, वैसा कोई मूवमेंट तो फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि न तो मुश्तबा खामनेई व्हाइट हाउस जाके बातचीत करेंगे और न ही तेहरान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाने की कोई तस्वीर है। तो कोई एक हाई पॉइंट, कोई एक बड़ी तस्वीर की उम्मीद फिलहाल नहीं है। इसीलिए इसे पूर्ण संघर्ष विराम या समाधान नहीं, बल्कि एक अल्प विराम के तौर पर देखा जा रहा है, और इसीलिए इसको लेकर बहुत सारे शंका के सवाल हैं कि जो कुछ कहा जा रहा है क्या वो वाकई में सही है। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज मोर मीटिंग द आईज। जो सामने नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा कुछ अलग और ज्यादा बड़ा नजरों के से परे है, पर्दे के और इसी में जब डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि ईरान के यूरेनियम पर वो कैसे कब्जा करेंगे, इस पर ट्रंप ने कहा कि समझौते के बाद अमेरिका वहां जाकर यूरेनियम को अपने कब्जे में ले लेगा। तो उस संवर्धित यूरेनियम की बात हो रही है, और उसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो ट्रंप बोला कि ने कहा कि समझौते के बाद यूरेनियम को कब्जे में ले लेंगे वहां पर जाकर। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई को लेकर भी कहा कि वो नहीं चाहते कि वो मारे जाएं। ट्रंप ने कहा कि वो मुज्तबा को ईरान का नेता नहीं मानते, और ये जो स्टेटमेंट है वो भी एक कटाक्ष के तौर पर आप समझिए। अशरफ, मुज्तबा के लिए हम चाहते हैं कि वो उनको कुछ ना हुआ हो, लेकिन हम साथ में उनको लीडर ही नहीं मानते हैं। पर ईरान मान रहा है कि नहीं मान रहा है? ईरान इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहेगा? इस तरह की चीजों को लेकर क्या कहेगा कि जब एक बार समझौता हो जाएगा तो हम ग्राउंड पर जाकर वो यूरेनियम ले लेंगे? श्वेता, दरअसल आपको कुछ साल पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास है, एक आईएसआईएस से जुड़ा, अलकायदा से जुड़ा कमांडर शरारा, जो कि अभी राष्ट्रपति बना हुआ है सीरिया का, उसको भी द ग्रेट मैन कह के व्हाइट हाउस बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल या 5 दिन के बाद वो कहेंगे कि खमेनेई ही सबसे बड़े नेता जो है ईरान के हैं। तो ये बात हुई दूर की। लेकिन जो आपने यूरेनियम की बात की, तो दरअसल जो डील थी वो 2015 में जो ओबामा के साथ भी डील हुई थी, उसमें भी सरेंडर जो है इनरिचड यूरेनियम किया था अमेरिका ने। तो ईरान पहले से कह के आया है कि ना उन्हें कभी मंशा थी न्यूक्लियर वेपन बनाने की, और ना ही वो बना रहे थे, क्योंकि उसके पीछे भी वो कारण बता रहे हैं कि जो उनके सुप्रीम लीडर थे सईद अली खमेनेई, उन्होंने ये फतवा दिया था कि हमें वो हथियार नहीं बनाना है जिससे इंसानियत की तबाही हो। तो उस पर वो अटे रहे हैं। यहाँ तक कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अमेरिका के पास भी आए हैं हाल में भी और पहले भी, उसमें भी ये कहा गया कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये एक शगुफा और एक शोशा था जो पिछले 30 साल से बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया में हर जगह बोल रहे हैं। कभी बोल रहे थे 2 हफ्ते दूर है, कभी बोल रहे थे 1 हफ्ते दूर थे, और वही उन्होंने इराक में भी कहा था कि केमिकल वेपन सद्दाम हुसैन के पास है जो आज तक मिले नहीं। तो जाहिर है कि ये कोई मामला नहीं है। जो जिस डील पर बातचीत हो रही थी, अब उसमें जो तराजू है वो कहीं ना कहीं ईरान का बारी हो गया है। ईरान अब जो है स्टेट ऑफ हार्मोन्स पर, जिस पर बयान भी आया डोनाल्ड ट्रंप का कि उसकी निगरानी अब मैं और ईरान करेगा, यानी अमेरिका और ईरान करेगा, तो कहीं ना कहीं वहां से जो लगान है अब उसमें डोनाल्ड ट्रंप हिस्सेदारी ईरान को मांगेंगे कि आप ले लो दुनिया भर से पैसा, मुझे इसका हिस्सा एक थोड़ा सा दे दो। तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये बातचीत की प्रक्रिया जो है उसी सिमत में लौटेगी जिस सिमत में बातचीत हो रही थी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि तराजू अब इतना युद्ध झेलने के बाद ईरान का बारी हुआ है इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया। चलिए, प्रणय उपाध्याय और लेबनान से अशरफ वानी हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे। अमेरिका की नजर भले ही ईरान पर हो, लेकिन इजरायल ईरान के साथ साथ लेबनान से भी लोहा ले रहा है। लेबनान में इजरायल पुल तोड़ रहा है। कल उसकी तरफ से ऐसा ही एक हमला किया गया। सवाल यह है कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। ईरान युद्ध में एक युद्ध लेबनान में भी हो रहा है, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं है।
लेकिन इजराइल की इस कार्रवाई ने दुनिया का ध्यान खींचा जब इसने रविवार को एक पुल को उड़ा दिया। लोगों ने सोचा कि आखिर इजराइल लेबनान में पुल क्यों उड़ा रहा है? जो पुल शहरों को जोड़ता है, जो पुल लोगों की जरूरत है, उसे इजराइल क्यों तबाह कर रहा है? इस सवाल का जवाब आज तक संवाददाता अशरफ वानी को उस जगह ले गया जहां इजराइल ने यह कार्रवाई की। 2024 में भी देखा था हमने कि कई बार सड़कों पर जो है बड़े बड़े बम इजराइल की तरफ से आवाजाही को रोकने के लिए जो है बरसाए गए थे, लेकिन अब की बार इस ब्रिज को इसलिए निशाना बनाया गया है ताकि इसको मरम्मत करने की कोई गुंजाइश न रहे। क्योंकि अगर आप इस ब्रिज को, क्योंकि काफी गहरी खाई नीचे दरिया बह रहा है इस पुल के नीचे, और अगर आप इसकी मरम्मत भी कोई करना चाहेगा तो इसमें सालों लग जाएंगे, महीने या दिन नहीं। तो यही कारण है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत इस नदी पर बने इस प्रमुख हाईवे पर इस पुल को पूरी तरह से जो है आवाजाही के लिए इजरायली सेना ने एक तरह से हम कहेंगे खत्म ही कर दिया है। इससे पहले लेबनान इस तस्वीर की वजह से सुर्खियों में आया था जब रूसी पत्रकार स्टीव और उनके कैमरामैन अली रिदा एक मिसाइल हमले में बाल बाल बच गए। विस्फोट उनके काफी करीब हुआ जिसमें वो घायल हो गए, लेकिन उनकी चोटें जानलेवा नहीं थी। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। अब लेबनान का एक और वीडियो वायरल है जिसे उड़ाते हुए दुनिया ने इजराइल को देखा। सवाल है, इजराइल लेबनान में पुल क्यों उड़ा रहा है? जैसे ही इस पुल पर इजराइल की मिसाइल गिरी तो पूरा इलाका धुएं के गुबार से ढक गया। इजरायली सेना ने जिस पुल को उड़ाया वो कस्मिये ब्रिज है, जिसे उड़ाने की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। बॉम्ब से कि आप इस पे कितने बरसाए गए हैं, एक पता नहीं कितने टन का बॉम्ब इस तरफ, फिर पूरा जहां जहां से पुल बह रहा है वहां पर एक के बाद एक कई सारे बड़े विनाशक बम जो हैं वो इजरायली सेना, वायुसेना की तरफ से इस प्रमुख पुल को जो है उस पर दागे गए। कल शाम को ही जो हमने आज तक पे तस्वीरें दिखाई, और आज तक दुनिया का मात्र चैनल है जो इस वक्त उस घटना की जगह पर मौजूद है जहां पर इस पुल को पूरी तरह से इजराइल ने खत्म कर दिया, ताकि हिजबुल्लाह के साथ साथ जो दक्षिणी लेबनान में आम लोगों की आवाजाही है वो भी अब इससे प्रभावित हो गई है। और इस धमाके के बाद इसका कितना असर रहा यहाँ पर और ये कितनी तीव्रता थी इस धमाके की, वो आप इन तस्वीरों में इसके आसपास दाएं बाएं आजू बाजू जो है वो देख सकते हैं। नवंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर हुआ था, लेकिन 16 मार्च को इजराइल ने लेबनान में जमीनी हमले शुरू कर दिए। इजराइल की तरफ से दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले भी किए गए, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए और लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए। जमीनी हमला दक्षिणी लेबनान के पहाड़ी कस्बों पर केंद्रित है, जहां इजराइल हिजबुल्लाह से लोहा ले रहा है। इसी कार्रवाई में लेबनान के तटीय हाईवे पर बने एक अहम रास्ते कस्मिये ब्रिज को इजराइल ने उड़ा दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि इजराइल की कोशिश दक्षिणी लेबनान को पूरे देश से काटने की है। दक्षिणी लेबनान हिजबुल्लाह का मुख्य केंद्र है, इसलिए इसे लेबनान से काटने के लिए इजराइल इस तरह के पुल उड़ा रहा है, ताकि जो लोग दक्षिणी लेबनान से भाग खड़े हुए हैं वो आसानी से दोबारा यहाँ लौट ना सके। उसे लगता है कि जितने लोग कम होंगे, इजराइल उतनी आसानी से इस इलाके में बफर जोन बनाकर हिजबुल्लाह को काबू कर पाएगा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कहर इस शहर पर टूट पड़ा है। पिछले 3 हफ्ते के दौरान न सिर्फ यहाँ पर कई सारे इमारतों को जो हिजबुल्लाह से जुड़ी हैं उनको निशाना बनाया गया, बल्कि कई सारे हिजबुल्लाह के लीडरों को और उनके लड़ाकों को भी यहाँ पर चुन चुन कर इजराइल ने वायुसेना के अलग अलग स्ट्राइक्स में मारा है। साथ ही सैदून शहर में ही जो फलस्तीनी रिफ्यूजीज है उनका सबसे बड़ा कैंप है, और यही कारण है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ यहाँ पर अक्सर इजराइल की तरफ से हमास और फलस्तीन की दूसरी जो जमातें हैं उनसे जुड़े लड़ाकों और कमांडरों को लगातार निशाना बनाता जा रहा है। कई कस्बों में, खासतौर से अगर हम ख्याम
कस्बे की बात करें जो कि दक्षिणी लेबनान को उस हिस्से में ईस्टर्न लेबनान से जोड़ता है और बेकावेदी के साथ जोड़ता है, वहां पर उस कस्बे पर अभी तक इजरायली सेना कब्जा करने में सफल नहीं रही है। यही कारण है कि अब सभी रास्ते जितने भी दक्षिणी लेबनान में जाते हैं उनको अल कसामिया ब्रिज पर जबरदस्त एरियल स्ट्राइक्स के बाद दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से लेबनान से बहुत हद तक काट दिया गया है। अशरफानी, सैदून, दक्षिणी लेबनान, आज तक। पश्चिम एशिया के हालात पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विस्तार से भारत की नीति और दृष्टि बताई। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि नागरिक और पावर प्लांट्स पर हमला भारत को कतई स्वीकार नहीं, हॉर्मुज में रुकावट भी भारत को मंजूर नहीं। तेल गैस के संकट पर, किसानों के यूरिया पर, पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर, जंग को लेकर भारत के रुख पर पीएम मोदी ने लोकसभा में ईरान युद्ध पर पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान दिया। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो पीएम खबरदार कर रहे हैं कि ईरान युद्ध का असर लंबे वक्त तक रहने की संभावना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तेल गैस को लेकर है, सरकार की तैयारी को लेकर है। इसीलिए पीएम के भाषणों की शुरुआती लाइनों में ही रसोई गैस का जिक्र आया। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई रुक गई है। बावजूद इसके भारत की तरफ से हॉर्मुज में फंसे भारतीय एलपीजी टैंकर सुरक्षित निकल जाए। अच्छी खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 और एलपीजी के टैंकर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें नौसेना की निगरानी में लाया जा रहा है। 13 से 14 मार्च को एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी भारतीय एलपीजी टैंकर वापस आए थे। इसके बाद अब जगवसंत और पाइन गैस नाम के एलपीजी टैंकर हॉर्मुज पार कर चुके हैं, जिसे भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। गैस के अलावा सरकार की चिंता पेट्रोल डीजल को लेकर भी है। इस युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार चल रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत 65 लाख मीट्रिक टन की रिजर्व व्यवस्था पर काम कर रहा है, जबकि अभी भारत की क्षमता 53 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के संपर्क में है, ताकि जहां से संभव हो वहां से सप्लाई होती रहे। तेल, गैस, फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगियों से भी बात की जा रही है। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से पीएम मोदी का ये पहला सार्वजनिक बयान है। इससे पहले उन्होंने पश्चिम एशिया पर हाई लेवल बैठकों में किसी भी चीज की कमी न होने के आदेश दिए।
लोकसभा में पीएम मोदी ने यूरिया से लेकर अन्न भंडार तक पर देश को भरोसा दिया। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे सालाना 76 लाख मैट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मैट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डाइवर्सिफाई किया गया है। पीएम ने पश्चिम एशिया में रहने वाले 1 करोड़ भारतीयों को लेकर भी भरोसा दिलाया कि अभी तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। भारत 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध से पैदा हुए दुष्प्रभाव का असर कम हो, इसके लिए एक रणनीति से काम कर रहे हैं। इसे लेकर भारत ने एक ग्रुप भी बनाया है जो बताता है कि सरकार इस जंग को कोरोना जैसी चुनौती मानकर काम कर रही है। कल पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात कर बिजली प्लांट जैसी जगहों पर हमलों का विरोध किया। ईरान के राष्ट्रपति ने भी इस तरह के हमले को रोकने पर ही शांति की बात की। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने भी ईरान की यह बात मान ली और वो अपने ही अल्टीमेटम से पीछे हट गए। लोकसभा में ईरान युद्ध पर 25 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी का सबसे ज्यादा जोर भारतीयों की सुरक्षा और तेल गैस की सप्लाई पर रहा और दूसरा सबसे बड़ा जोर शांति को लेकर रहा। भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट से राहत मिली, जिसमें उन्होंने अगले 5 दिन ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला नहीं करने की बात कही। जंग खत्म करने पर 2 दिन बातचीत चलने का दावा किया। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से दूसरी बार बातचीत की, जिसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर कहा, मैंने क्षेत्र के आधारभूत ढांचों पर हमलों की निंदा भी की, जिसके कारण क्षेत्र की स्थिरता और दुनिया में तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। हमने समुद्री परिवहन की सुरक्षा और शिपिंग लेन्स खुले हों और सुरक्षित हों, इसकी अहमियत पर जोर दिया। हॉर्मुज का जिक्र पीएम मोदी ने संसद में दिए अपने भाषण में भी किया। दो टूक कहा कि इतना अहम समुद्री मार्ग बंद होना ठीक नहीं है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ईरान युद्ध ने भारत के सामने एक साथ कई मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतों में जंग के बाद से 30 से 40% इजाफा हो चुका है। गैस तेल की सप्लाई प्रभावित होने से प्रीमियम पेट्रोल महंगा हो गया है।
घरेलू गैस की कीमत भी बढ़ाई जा चुकी है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट हो रही है। सबसे बड़ा डर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का है। मुश्किल यह है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो फिर इससे भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ता चला जाएगा और अगर रुपया कमजोर हुआ तो फिर महंगाई बढ़ सकती है। शायद यही वजह है कि पीएम ने जंग से पनपे माहौल पर बात करते हुए कोरोना की बात की। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। तो भारत का रुख बिल्कुल साफ है। उसकी पहली प्राथमिकता इस जंग में अपने हितों का बचाव करने की है। बातचीत करके हॉर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को निकालने की है। इसके लिए पीएम मोदी खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। ऐसा करके भारत ये बता रहा है कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो शांति का पक्षधर है। आज तक ब्यूरो। जंग का 24वां दिन। इन 3 हफ्तों में दुनिया ने इजरायल से ईरान तक ही नहीं, सभी खाड़ी देशों में भयानक तबाही देखी। इस भयानक युद्ध के बीच 15 दिनों तक मैं इजरायल में रही। इस दौरान इजरायल पर ईरान के अलग अलग हमलों की गवाह बनी। इजरायल के उत्तर से दक्षिण तक, लेबनान बॉर्डर से सीरिया बॉर्डर तक, खाड़ी देश जॉर्डन से इजरायल तक ईरान के हर हमले की रिपोर्टिंग करने का मुझे अवसर मिला। मैंने युद्ध रिपोर्टिंग काफी की है, लेकिन इस बार के युद्ध की ग्रेविटी का मुकाबला अपने किसी पिछले अनुभव से नहीं कर सकती, क्योंकि इजरायल में मौत से बचाने वाले शेल्टर्स हों या फिर वो सरहद जहां ईरानी मिसाइलों का खौफ 24 घंटे रहता है, हर जगह से हमने आपको युद्ध की तबाही, उससे जुड़े दर्द और तकलीफ से खबरदार किया। इजरायल और दुनिया में फर्क यह है कि इजरायल जंग के लिए हमेशा तैयार रहता है। वहां के लोग किसी सैनिक से कम नहीं होते। हर हमले और खतरे को भांपकर खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, यह इजरायल के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। देखिए, ये बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है। बाहर का पूरा हिस्सा गिर गया है। इस दरवाजे के आगे का पूरा हिस्सा गिर गया है। सभी कमरों पर इंपैक्ट है। लेकिन अब देखिए, इस घर के बीचों बीच वो बॉम्ब शेल्टर है। यहाँ पर या तो नीचे या किसी मंजिल पर कहीं पर बनाया जाता है, और ये है वो बॉम्ब शेल्टर। इसके भीतर घुस के और इस तरीके से ये जो दरवाजा है उसे किया गया बंद, और जैसे ही ये बंद हुआ, ये एक कमरा पूरे घर के भीतर आप देखिए जिस पर कोई असर नहीं पड़ा। एक महिला थी जो आना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बार बार के अलार्म से उनको लगता था कि कुछ होता है नहीं और हम अंदर क्यों जाते हैं। उन्हें जबरदस्ती अंदर खींचा गया, ये दरवाजा बंद किया गया और बॉम्ब इस घर के ऊपर गिर गया। बॉम्ब शेल्टर की वजह से जो घर के बीचों बीच था, उस घर के बीचों बीच जो पूरी तरीके से इसके अलावा क्षतिग्रस्त है। सिर्फ इसके जो दीवारें हैं वो बची हुई हैं चारों तरफ से, बाकी सब ध्वस्त हो चुका है। ये उत्तरी इजराइल का नहारिया इलाका है, जहां पर एक रॉकेट आकर गिरा है। शुरुआत में इस तरह की बातें कही जा रही थी कि क्या एक इंटरसेप्शन वाली मिसाइल जो थी, क्या वो आकर इस क्षेत्र में गिरी है, लेकिन आईडीएफ की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि नहीं, ये हिजबुल्ला की तरफ से दागा गया एक रॉकेट था। इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात हो रही है और अधिकांश जो है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से घायल हुए हैं। लेकिन इस पूरे घर का हाल आप देख लीजिए, सामने पार्क गाड़ी का हाल देख लीजिए, सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद और चकनाचूर नजर आ रहा है। उत्तरी इजराइल में नहारिया का जो ये क्षेत्र है, ये मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर पूरे इलाके की दूरी लेबनान के बॉर्डर से रहती है और हमेशा यहाँ पर एक खतरा बना रहता है। इसी गली में यह हमला हुआ है और यहाँ पर घनी आबादी है लोगों की, इसीलिए जब इस तरह का एक रॉकेट यहाँ पर गिरा, क्योंकि बॉर्डर के इतने नज़दीक होने के कारण यहाँ पर जो अलार्म है उसके बाद से जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने का समय होता है वो कम होता है, और ये चिंता का एक बड़ा विषय उत्तरी इजराइल के इन इलाकों में बना हुआ है।